40% ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर पाकिस्तान की इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, विच इज़ अबाउट 25 मिलियन पीपल। और हमने एवरेजली इसमें 54.3% ऑफ द नेशनल एक्सपोर्ट्स में ये कंट्रीब्यूट करता है और 60% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो हैं वो इस सेक्टर में से आती हैं। अब टेक्सटाइल वालों के साथ मैंने अपने शहर में कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे मैंने उनके इश्यूज़ को पूछा ताकि हम उनके लिए कोई यहाँ बात कर सकें और शायद कोई ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा सकें। अब उनको जो जनाब स्पीकर प्रॉब्लम्स हैं, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, 2017 में असद उमर साहब जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने, ये पीटीआई की 2018 की गवर्नमेंट आने से पहले की बात थी, जिसमें उन्होंने ग्रोअर से लेके एंड कंज्यूमर तक सबको इन्वॉल्व किया था और उसके अंदर एनर्जी प्राइसेस को रीजनल कंपेटिटिवनेस हासिल करने के लिए ताकि पाकिस्तानी भी मुकाबले में एक्सपोर्ट कर सकें, उसमें कुछ तजावीज़ दी गई थी बाय द फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट इन फैसलाबाद, जो कि जब पीटीआई की 2018 में गवर्नमेंट आई तो पहले 3 महीने में हमारी प्राइसेस को इंटरनेशनली डॉलर के साथ रिंग कर दिया गया था ताकि हम अपनी रीजनल कंपेटिटिवनेस हासिल कर सकें। उस वक्त 7 सेंट्स पर MMBTU हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस फिक्स की गई थी और उसके साथ साथ $6 पे आपकी गैस की कीमत को मुकर्रर किया गया था। $6 पर, उसका एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी, $6 पर MMBTU इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन किलोवाट आवर्स। अच्छा, बाय द एंड ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट जब हमारी हुकूमत इख्तिताम पे थी तो उस वक्त तक इन्फ्लेशन भी हुई और जितना इसको बढ़ने दिया गया, ये मैक्सिमम उस वक्त तक 9 सेंट्स पर किलोवाट आवर तक बिजली की कीमत गई थी और उसके साथ साथ $8 पर MMBTU गैस प्राइसेस गई थी। अब इस IMF के डिक्टेटेड बजट के अंदर बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज की जो कीमत है बिजली की, अगर उसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो इट हैज़ गॉन अप टू 18 सेंट्स पर किलोवाट आवर। और अगर हम गैस के फ्रंट पे देखें तो उसकी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है और इतनी रोज़ाना की बेसिस पे चेंजेस होते हैं कि उसको हम कैलकुलेट करना ही मुश्किल है, लेकिन उस फ्रंट पे बिजली से भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज़, अब इन हालात में जब आपकी 18 सेंट्स पर किलोवाट आवर आपको बिजली मिल रही हो और आपके मुकाबले में 7.2 सेंट्स में वियतनाम में रेट हो, 6 सेंट्स इन इंडिया एंड 8.6 सेंट्स इन बांग्लादेश, हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर एक्सपोर्टर टू कम्पीट विद दीज कंट्रीज? जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनसे डबल से भी ज़्यादा है तो आप उनका मुकाबला कैसे सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में? एक तो मैं इस चीज़ की तरफ आपका ध्यान करना चाहता हूँ, इस हाउस का जो हमारे मुतल्लका वज़ीर साहब हैं वो इसके बारे में कुछ सोचें कि ये तो आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसके साथ एक और थी जी, विड्रॉल ऑफ DLTL फैसिलिटी। अब 2021 में DLTL है जी, ड्रॉबैक ऑन लोकल टैक्सेस एंड लेवीज। ये उस वक्त जब हमारी हुकूमत थी 2% होता था और 4% होता था। ये बेसिकली होता है वैल्यू एडिशन को प्रमोट करने के लिए। जो आपके मेडअप्स थे अपैरल, उस पर 4% था और अच्छा, ये फैसिलिटी भी एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया जाता था और उनको ताकि उनमें ज़रा हिम्मत पैदा हो। लेकिन ये जब हुकूमत आई तो DLTL फैसिलिटी जो है ये विड्रॉ कर ली गई है और बहुत सारे पिछले रिफंड्स जो हैं इंक्लूडिंग DLTL, इट इज़ वन ऑफ द रिफंड्स, नॉट दी ओनली रिफंड, वो अभी भी पेंडिंग है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन। अच्छा, PTI के दौर में जनाब स्पीकर ये DLTL फैसिलिटी एक्चुअली दी थी 5 0 रेटेड सेक्टर्स थे, जिसमें टेक्सटाइल था, जिसके अंदर वैल्यू एडिशन सेक्टर्स थे, जिसमें टेक्सटाइल था, इसके अंदर सर्जिकल गुड्स थी, लेदर था, कारपेट था और स्पोर्ट्स गुड्स थी। और इनका GST 72 घंटे के अंदर अंदर रिफंड कर दिया जाता था ड्यूरिंग दी PTI गवर्नमेंट, और ये हमारी एक्सपोर्ट्स इन चीज़ों से बहुत बूस्ट कर रही थी। अब आपकी DLTL तो विड्रॉ कर ही ली गई है, लेकिन और एक और बात PTI की गवर्नमेंट ने की थी कि 300 बिलियन रुपीज़ ऑफ स्टकअप रिफंड्स जो उससे पिछले दौर के थे, आउट ऑफ 540 बिलियन, ये PTI ने अपने दौर में अपने पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को दिए थे। इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। उसके बाद था जी विड्रॉल ऑफ FTR। अब FTR है फिक्स टैक्स रिजीम। हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे टेक्सटाइल के, उनको 1% ऑफ सेल्स ऑफ द टोटल सेल्स, अगर उन्होंने 1 करोड़ की सेल की है तो उनको 1 लाख रुपया जमा कराना पड़ता था एंड इट वाज अनऑडिटेबल। उसका कोई जवाब नहीं देना पड़ता था, कोई रिटर्न नहीं देनी पड़ती थी। और ईज़ ऑफ बिजनेस का जो हम फिनोमेना डिस्कस करते हैं हमेशा, उसमें इस चीज़ की बड़ी वैल्यू होती है, 1% दें और फारिग हो जाएं। अब हमारे इस बजट के अंदर जो प्रपोजल गई है 2024-25 के बजट में, उसमें कहा गया है कि जी 2% आप विद होल्डिंग टैक्स देंगे एडवांस
उसके बाद आप RIT रेगुलर इनकम टैक्स रिजीम में चले जाएंगे और आप अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर अप टू 35% आप टैक्स स्लैब्स होंगी और आपको वो पे करना पड़ेगा, जो कि इफेक्टिवली अगर इस तरह इंप्लीमेंट हो जाए, जो कि नहीं होगा, आपके एक्सपोर्टर को 2% से भी ज़्यादा पड़ेगा और एंड में शुरू में उसने विद होल्डिंग टैक्स दिया होगा और बाद में वो इजाफी टैक्स भी देगा। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि इससे हम, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क को रेवेन्यू लॉस होगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट थिंक अबाउट इट, जब आपने, अब इससे आप सिर्फ करप्शन का रास्ता खोलेंगे। जब आपके FBR के प्रोफेशनल्स, जब आपने अपनी, पहले तो था ना, वो इस तरह बचेगा कि पहले आप सेल्स के साथ कनेक्टेड थे और इट डिड नॉट मैटर कि आपने कोई प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, जो सेल्स हैं उसका 1% देना है। अब जब बात इस बात पे आ जाएगी कि आप अपने प्रॉफिट में से टैक्स देंगे, तो FBR ऑफिशियल्स, जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो पैसे लेके वो इस बात को, इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही करेगा और वो भी इस बात को मान लेंगे अंडर द टेबल पैसे लेके कि प्रॉफिट हुआ ही कोई नहीं, और इन द एंड होगा क्या, प्रॉफिट जीरोस डिक्लेयर होंगे और उसको मान भी लिया जाएगा और जो पहले 1% आता था वो भी नहीं होगा और 2% रिफंड भी दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एक्चुअली इंडस्ट्री के इश्यूज हैं, ज़रा थोड़ा सा मुझे इसके लिए टाइम ज़रूर दीजिए। अच्छा, उसके बाद था जी, अच्छा, ईयर वाइज ग्रोथ कंपैरिजन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, जनाब स्पीकर मैं थोड़ा सा प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। 2020 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ थी 15.4%। 2021 में वो बढ़ के ग्रोथ रेट 19.23% पे हो गया और 2022 में ये 22% पे गया, जो कि जबकि कोविड-19 पेंडेमिक से हम बैडली हिट थे। 2023 में इन द फर्स्ट ईयर इट वेंट डाउन टू टोटल 3 मिनट्स। 1 मिनट है आपके, प्लीज। 3.29% पे आपका ग्रोथ रेट गया इन द वेरी फर्स्ट ईयर। अच्छा, उसके बाद इट इज सरप्राइजिंग कि उस वक्त बेल्स क्यों रिंग नहीं हुई हमारी। अच्छा जी, हमारी 250 मिलियन की, जनाब स्पीकर, हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन है इस मुल्क में, विच इज़ मेनली आर यूथ एंड दे नीड जॉब्स। अब जॉब क्रिएशन के लिए अगर इफ़ वी वांट टू गो फॉरवर्ड, द ओनली वे इज़ कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मुल्क के अंदर करें और उसके लिए आपके, अच्छा, आपका मिनिमम वेज रेट 20,000 था 2021 में खान साहब की गवर्नमेंट में, जो कि अब इस वक्त 36,000 है। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी उस 20,000 में 36,000 के मुकाबले में बहुत बेहतर गुजरती थी। और ना सिर्फ क्योंकि आपकी जनरल इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, आपकी पेट्रोल लेवी जो इस गवर्नमेंट ने आने के बाद 150 रुपये से आपके तकरीबन 110-15 रुपये आपके पेट्रोल में डल गए। और उसकी मेजर रीज़न ये है, देयर वाज नो लेवी ऑन फ्यूल ड्यूरिंग खान साहब गवर्नमेंट। 60 रुपये इस गवर्नमेंट ने, PDM ने आने के बाद इम्पोज किया और ये वो इनडायरेक्ट टैक्स है जिससे हर चीज़ में महंगाई आती है। आपके एक्सपोर्टर भी तबाह होता है, आपका जनरल कंज्यूमर भी तबाह होता है। और इस बजट में अभी हमने पिछले 1 महीने में 3 दफ़ा हमने पेट्रोल प्राइसेस रिड्यूस किए हैं, 2-2, 4-4, 5-5 रुपये करके, और 1 जुलाई के बाद आपकी लेवी 60 रुपये से बढ़ के 80 रुपये पे जा रही है और ये सारा इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा। वाइंड अप कर लीजिए सरफराज साहब। चले, मैं ये, जनाब स्पीकर, मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक शेर पढ़ लेना दीजिए, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। वैसे इसके बाद अभी तो टेक्सटाइल सेक्टर की बात भी नहीं कर सका। मैं वैसे चाहता था कि अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे देती तो ये हमारी एक बहुत बड़ी, दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, उसकी बात तो कम से कम यहाँ तक पहुँच जाती। बहरहाल जनाब स्पीकर, जो इस मुल्क के इस वक्त हालात हैं उस पर मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। और इसके बाद ये आजकल के हालात जिस तरह हम हर रोज़ देख रहे हैं, ये उस पे शेर था हबीब जालिब साहब का। और जो मुझे इस ऐवान के अंदर इस बजट के हालात नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जिस तरह पेश किया गया है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है कि हम इसको रोक सकें, शायद ये बजट इसी तरह ही पास हो जाएगा। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से, इस ऐवान से मुखातिब होकर 2 शेर सिर्फ आखिरी पढ़ना चाहता हूँ। हमने अपना हक अदा कर दिया, हमने आपकी बात इस ऐवान में कर दी, लेकिन जी हबीब जालिब साहब के जो 2 शेर हैं वो पढ़ने सुनने वाले हैं। मखलूक़े खुदा को जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती, और हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। शुक्रिया जी। आगा रफीउल्लाह साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि PTI का टाइम हम ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, लेकिन आप लोग पे टाइम का ख्याल रखें।
प्लीज़ आप लोग को जो टाइम बहुत शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। मैं बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने बजट के इस अहम स्पीच के लिए मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं इस बजट स्पीच से पहले अभी मीडिया के थ्रू मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है मैडम चेयरपर्सन कि सिंध और बलूचिस्तान के लिए फ़ैसला किया है मौजूदा वफाकी हुकूमत ने कि आइंदा माली साल में कोई नया गैस कनेक्शन ना देने का। तो मैडम चेयरपर्सन ये 158 की वायलेशन है, सीधी सीधी आइन की वायलेशन है। ये दो सूबे जो गैस के ज़खायर रखते हैं सिंध और बलूचिस्तान, उसमें अगर ये हुकूमत इस किस्म का जानिबदाराना फ़ैसला ले रही है तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों सूबों के साथ ज़्यादती होगी और आइन के साथ आइन 158 को वायलेट कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर चेयर किसी न किसी किस्म की रूलिंग दे कि आया जो ये मीडिया पर चल रहा है वाकई में ऐसा है। अगर ऐसा है तो इन दो सूबों के लोगों के साथ ये ज़्यादती है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप इस पर कोई रूलिंग दें। मैडम चेयरपर्सन, बजट की बात है और बजट चूँकि पाकिस्तानी अवाम की सहूलतों के लिए, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के मुफाद के लिए बनाया जाता है ताकि इनके माशी हालात बेहतर हों। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि जब इस 25 करोड़ लोगों के मुंतखब ऐवान से आपको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिलता तो आप किस तरीके से ये तवक्को कर सकती हैं कि इस 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों के मुताबिक ये बजट बन सकता है। उसकी बेसिकली बुनियादी वजह ये है कि मैंने देखा है कि आप हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इंपोर्ट करते हैं। क्या पाकिस्तान की अवाम जो 365 के करीब जो लोगों को 342 का ऐवान है जिनको मुंतखब, इसमें कोई शख्स ऐसा नहीं है, आप उठा के देख लें माजी में, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, चाहे PTI की थी, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हो, क्यों इस ऐवान से फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लिया जाता जिसकी नब्ज़ अवाम के नब्ज़ के ऊपर हाथ हो। वो फीलिंग उस बजट में जब ही आएगी ना जब वहाँ पर उसको पता हो कि मैंने हल्के में जब बैठना है तो उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करने हैं कि जी जब आप मुझे एक बात बताएं कि मिसाल के तौर पे हम मिनिमम वेज से ही बात शुरू करते हैं। कोई शख्स मुझे 37,000 रुपये में 2 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दें कि 37,000 में हम 2 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो मुझे ये बजट बना के दे दें, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जब तक हम तल्ख फैसले नहीं लेंगे, जब तक हम हकीकत का सामना नहीं करेंगे, हम किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। हमने हमेशा कबूतर की तरह आंखें बंद करके वो रास्ता अख्तियार किया है जो आसान है। रियासत जो है वो खैरात से नहीं चलती। जिस तरह पिछले दौर में हमारे दोस्तों ने क्लेम किया था कि मदीने की रियासत बनाएंगे, रियासत चलती है एक निज़ाम से, टैक्स के। लेकिन वो उस टैक्स के निज़ाम से नहीं चल सकती कि आप गरीब आदमी के ऊपर बोझ के ऊपर बोझ डालें। आपका टैक्स वसूली का तरीक़ेकार तो देखें कि शहीद बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम में कौन से लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको इसकी नीड होती है और वो जाके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं इस प्रोग्राम में। आपने उनको भी नहीं छोड़ा, आपने उनसे भी टैक्स ले रहे हैं कि वो जो मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है उस पर भी आप 30 रुपीज़ लेते हैं। मतलब कोई क्राइटेरिया है कि आपने बनाया हो कि ये क्राइटेरिया है, इनसे टैक्स लिया जाएगा, ये क्राइटेरिया है जिनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 25,000 रुपये या जिसकी सैलरी हो
वो तो 3 लाख रुपए भी सालाना नहीं कमा रहा, और आप इनडायरेक्ट उससे तमाम टैक्सेस ले रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये बजट, चाहे ये हो, चाहे इससे पहले के बजट हो, चाहे इस तरह आगे हम और बजट बनाएं, ये पॉइंट स्कोरिंग की बात होगी कि मैं बोलूँगा कि इन्होंने गलत बनाया, हमने अच्छा बनाया। हमने जब तक हकीकत पसंदी की तरफ सामना नहीं करेंगे, जब तक हम इस तरफ नहीं जाएंगे कि हमने बजट लेना है, लेकिन किन लोगों से लेना है। मुझे बड़ी खुशी हुई फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुन के कि कोई मुकद्दस गाय नहीं होगी। मुकद्दस गाय तो आपने आपके बजट में मौजूद है। आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले हमसे एक वफ्द आके मिला है जो ड्राई मिल्क एक और कंपनी है जो सप्लाई करती है इस मुल्क में। वो कहते हैं कि जी जो आपने टैक्स लगाया हम पे, ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, लेकिन आपने जो हम पे लगाया है, पहले आप 1 रुपये नहीं लेते थे, अब आपने 18% ले लिया। ये फी केजी यानी फी डब्बे के 40 से 45 रुपये 1 केजी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा आप किस पे डाल रहे हैं? ये डायरेक्ट आप उन लोगों पे डालें जिसके डेली ज़रूरियात की चीज़ों के ऊपर। हम ये नहीं कहते कि आप टैक्स ना लगाएं, टैक्स लगाएं, लेकिन टैक्स लगाने के लिए आपको चाहिए कि उन लोगों पे लगाएं जिन लोगों से लेना चाहिए। मैडम चेयरमैन, मैं आपको हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जो 18 माह की एक हुकूमत वजूद में आई थी, उसमें मैंने अपने हलके के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक अदद यूनिवर्सिटी दी जाए जिसकी नीड है हमें। उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टिव निकाले, PM डायरेक्टिव जो मेरे पास मौजूद हैं इस टाइम, और शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के नाम से और मुख्तलिफ ये PM डायरेक्टिव जिसमें कोई पकौड़े तक नहीं दे रहा। आप अंदाज़ा लगाएं, PM ऑर्डर करता है कि जी ये होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मेरा ज़िला नारेवाल नहीं है। अगर नारेवाल से ही सब कुछ करना है आपने, तो फिर हम अपने ज़िले का नाम नारेवाल रख लें या मौसूफ मिनिस्टर को वहाँ पर एक घर लेके दे दें। किसी न किसी सूरत तो आप तवज्जो करें ना इस तरफ। जब हमारे ये दोस्त इक़्तिदार में थे तो सिंध इनको नक्शे में नज़र नहीं आता था। हम वहाँ से चीखते थे कि खुदारा ऐसा ना करें, हम नहीं चाहते कि पख्तूनख्वा में तरक्की ना हो, हम नहीं चाहते कि पंजाब में तरक्की ना हो, हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में तरक्की ना हो, लेकिन मेरा हक भी मुझे दिया जाए। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे 5 सालों के इनके, क्योंकि हमारे लिए तो उसके बाद इनसे जान छुड़ाने के लिए जिनको गले लगाया वो हमारे गले लग गए। अब अंदाज़ा लगाएं कि आप PSDB की बुक उठाएं, उसमें आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। भाई वजह क्या है? इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। आइन क्या कहता है इसके मुताबिक? लेकिन वाइंड अप कर लें जी, वाइंड अप कर लें। बैठ जाता हूँ। अगर मैंने तो बात शुरू ही नहीं की अभी, मैं तो सिर्फ अभी रोना ही रो वो भी वज़ीर आज़म का। वाइंड अप कर लें। तो प्लीज़ मैडम चेयरपर्सन, मुझे जो आपने टाइम के कहा है वो उतना ही टाइम दें, इजाफी टाइम ना दें। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे माहीगीर EOBI में उनको शामिल किया जाए। उन्होंने हुक्म सादिर फरमाया। इसी तरीके से एक PM डायरेक्टिव फिर ये मेरे हाथ में उसके वो हुआ, उसके पीछे पड़े रहे। एक फ़ाइल समरी तैयार हो के अगर वो चींटी की रफ्तार से चले ना तो भी वो 1.5 सालों में PM ऑफिस पहुंच जाएगी। लेकिन ये समझ नहीं आ रही है कि उसको कौन वो फाइल को लेके जा रहा है, और वो हमारे माहीगीरों का मसला जो EOBI में शामिल होना था वो नहीं हो पा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जो माहीगीरों से किए हुए वादे हैं वो पूरे करें। और यहाँ पर इन्होंने कहा था जो मेरे हलके के माहीगीर
को हादसा पेश आया था, कश्ती उलट गई थी, उसमें काफ़ी सारे लोग शहीद हो गए बेचारे। उनके लिए कंपनसेशन के लिए इन्होंने कमिटमेंट की थी, कोई पता नहीं। भला वो चीफ मिनिस्टर सिंध का कि इतनी हमारी इज्जत रख ली कि वो 5-10 लाख रुपए हम जाके उनको, उन लोगों को जिन बेचारों का ज़राए माश, वो एक ही शख्स था जो वो कश्ती में जाके इनके लिए रोज़गार तलाश करता था, वो बेचारा तो शहीद हो गया। अब रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उनकी बच्चों की देखभाल करे। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरे से कमिटमेंट की गई थी, या अता तारड़ साहब ने भी कमिटमेंट की थी, PM साहब ने भी कमिटमेंट की थी, लेकिन सॉरी टू से उसका कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से जनाब मैडम चेयरपर्सन, मेरे दोस्त PTI के, मैं इनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ। हम नहीं चाहते कि किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर से, न कोई पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हुई है न हो सकती है, लेकिन इनसे बदस्ते हाथ जोड़कर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप अपने वोटरों के साथ, अपने सपोर्टरों के साथ, अपने वर्करों के साथ इतना जुल्म ना करें कि आप उनको इस नहज पे लेके जाएं कि जो मजबूर हो कि वो इस पॉलिटिकली आपने जो अनारकी फैला रखी है, आपका वर्कर मजबूर है। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि चीफ मिनिस्टर KP के इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहा होता है अपने ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी के अगेंस्ट के, जैसे ऐसा लग रहा हो कि जैसे इसने कोई दुश्मनी ले ली है इसके साथ। आपको चाहिए कि वो वफाक का नुमाइंदा है, उसके साथ मिलकर सूबे के मसाइल हल करें, ना कि धमकियां दें। थैंक यू। इसी तरीके से हमारे दोस्तों ने बात की फाटा में जो ऑपरेशन के लिए अभी बात हुई है, मेरी काफी दोस्तों से बात हुई है कि भाई आप ऑपरेशन के खिलाफ हैं या कोई इशू है आपको, तो वो कहते हैं कि नहीं हम ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे वसाइल के ऊपर कब्जा करने की साजिश है। तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम आपके ये जो इतराज़ात है ये दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से बैठ के ये बात करने के लिए तैयार है, लेकिन खुदारा किसी ऐसे ऑपरेशन की मुखालफत ना करे जो इस मुल्क में अमन ला सके, जो इस मुल्क में बदअमनी को ख़त्म कर सकते हैं। जनाब चेयरपर्सन, 1 मिनट में आखिरी में, और कुछ नहीं तो हमारे बराबर में एक इंसाफ की बिल्डिंग है, उसके हवाले से एक बात कर लूं बस, फिर आप वो करके आप बात खत्म कर दें। काफी लोग पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कुछ इस तरह है कि आज हज़ारों केसेस जो है वो पाकिस्तान में पेंडिंग पड़े, इंतज़ार कर रहे हैं कि फैसले आएंगे। लेकिन अगर आप इनकी मराहत की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, आप किसी भी पॉलिटिशियन को फौरन किसी भी टाइम अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं कि जी आप जाहिर करें, आप इनसे नहीं कर सकते। क्यों भाई? उसकी वजह क्या है? आप देखें पाकिस्तान स्टील मिल, हमारे दौर में हमने जब उस मसले का हल निकाला तो आप 100 मोटो लेते हैं और आपको उसका कितना नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर आप बात करें रिकॉर्डिंग की, तो आपके ही गलत फैसलों की वजह से आज पूरी कौम उसका, फिर आप देखें कि एक मोहसिन है पाकिस्तान, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, 40 साल बाद आप आके कहते हैं कि जी ये शहीद है और ये जुल्म हुआ और ये गलत फैसला हुआ। तो आप अंदाजा लगाएं कि जनाब चेयरमैन के ये अगर इनकी मराहत और इनकी आसाइश देखें और फिर इनसे इंसाफ की तवक्को अगर ना हो तो फिर किस काम के हैं। मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि खुदारा बस इस थैंक यू मैडम चेयरपर्सन, मैं थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ा सा वक्त दे दें। मैं कोई शेर व शायरी नहीं आती मुझे, ना मैं शेर व शायरी कर सकता हूं। सारे लोग जो है ना, इन सब ने बोलना है, इन सब ने बोलना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोहतरमा डॉक्टर निखत शकील साहिबा, इन सब ने बोलना है, आप सब एक दूसरे का ख्याल करें प्लीज़। जो पॉइंट एक रेस कर दे वो दूसरा ना करे। हम बैठ के इसलिए
क्या फ़र्क? देखिए, मैं तो बार बार एहतजाज कर रही हूँ कि मैंने भी नहीं की। थैंक अच्छा, थैंक यू, प्लीज़, थैंक यू। मैं जो भी लोग आज यहाँ आए, मैं मौजूद उनको स्पीच ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे का ख्याल करें, ठीक है? थैंक निखत यू शकील चेयरपर्सन। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आज 5 दिनों से हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका मिल गया है। और इतनी सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं रफ़ी भाई से, तो मुझे गुजारिश है कि एक ज़्यादती और सही। बजट पे हम पिछले 5 दिनों से बहस सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं और हुकूमत ने ये कहा था कि ये माशी ज़रा मुश्किल बजट है और माशी मुश्किलात में ये बजट पेश किया जा रहा है, आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आवाम तो कुर्बानी दे ही रही है। मुझे ये बताइए कि स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाम को पानी दे, गैस दे, बिजली दे, तो ये आवाम तो ख़ुद ही अपने पास से ले रहे हैं। उनके पास बिजली नहीं है लेकिन वो बिल्स रेगुलर दे रहे हैं, सोलर वो लगवा रहे हैं, जनरेटर्स और यूपीएस वो ख़रीद रहे हैं और टैक्स भी पे कर रहे हैं। यही हाल पानी का है कि पानी आ नहीं रहा, टैंकर्स डलवा रहे हैं। इसके अलावा गैस भी नहीं आ रही है, सिलेंडर्स ख़रीद रहे हैं। तो कुछ ज़िम्मेदारी हुकूमत की भी है या सारी आवाम की ही है कि वो दबते चले जाएँ इस बोझ के तले, टैक्सेस के बोझ तले। अच्छा, अगर हम आवाम इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो हुकूमत क्या कर रही है? वो क्या कुर्बानी दे रही है? क्या वो अपने अशराफिया से फ्री पेट्रोल उसको ख़त्म कर रही है? फ्री जो बिजली के यूनिट्स होते हैं वो ख़त्म कर रही है? क्या वो जो वज़रा की एक मौज, ज़फ़र मौज होती है, वो दौरों पे जाती है, क्या उसमें कोई कमी हो गई है? अगर इन सब बातों में हुकूमत कमी कर रही है तो फिर आवाम तैयार है कि हाँ ठीक है हम भी करेंगे। मैडम, ये मुनसिफाना तो है ही नहीं। अच्छा, हम यहाँ बैठ के कह रहे होते हैं कि ये आवाम दोस्त बजट है, ये दुश्मन है। ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये तो आवाम डिसाइड करेंगे कि ये कैसा बजट है। और आवाम की जो चीखें हैं वो हमें बता रही हैं कि ये बिल्कुल ये जानलेवा बजट है, ये बिल्कुल दोस्ताना बजट नहीं है। इसके अलावा इसको पीपल सेंट्रिक होना चाहिए था और ये आवाम के लिए तो लगता ही नहीं है कि इसको बनाया गया है। इस बजट में महंगाई में इजाफा होगा। अच्छा, जो मिडिल क्लास है ना वो हमें ख़त्म होती नज़र आ रही है। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि या तो अमीर रह गया है या गरीब रह गया है। अब मिडिल क्लास आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन बहरहाल आम आदमी को इससे गर्ज नहीं होती मैडम कि ये बजट में आदाद शुमार क्या है, जीडीपी क्या है। उसको गर्ज होती है तो सिर्फ इतना कि क्या आटे का भाव बढ़ गया है, क्या दाल चावल महंगा हो गया, क्योंकि उसका पूरा किचन अपसेट हो जाता है। अच्छा, हम इन चीज़ों को तो डिस्कशन में लाते ही नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि बजट ऐसा है, बजट ऐसा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी इसके हवाले से क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो गया है। मैं सेहत और तालीम के हवाले से बात करना चाहूँगी कि सेहत और तालीम किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के दो बहुत अहम सुतून हैं और हमारे बजट में हमने देखा है कि इसमें बहुत डिपार्टमेंट्स में मीगर इंक्रीज़ है बजट में। और हम इस बजट में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो आपने मेडिसिन्स पे 18% लगा दिया है। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स, डायग्नोस्टिक किट्स, इन सब पर टैक्स लगा दिया गया है और 20% टैक्स लगा है सिरिंजेस, कैनुलास, निडल्स और कैथेटर्स। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो लोग अगर जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ये चीज़ें उनको ख़ुद ख़रीदनी पड़ती हैं, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ये भी उनकी जेब पर ही बोझ पड़ रहा है। अब सर, पहले ये कहा जाता था कि दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लेकिन अब ये दवाएं हम बड़ों की भी पहुंच से दूर हो रही हैं। इतना ज़्यादा इन पे टैक्स और इतनी ज़्यादा इन पे लगा दिया गया है कि वो हम, अच्छा, दूध पे भी टैक्स लगा दिया गया है। हमें क्या पता नहीं है कि हमारी 40 से 44% स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की। अगर मैल नरिश्ड माएँ होती हैं, मैल नरिश्ड बच्चे होते हैं, आप उनको दूध पिलाएंगे, आप उनको कुछ देंगे, जब आपका बजट इस तरह का है आप उनको क्या खाना खिलाएंगे? हम दूध बच्चों को पिला देते थे, अब वो दूध पे भी आपने टैक्स लगा दिया है, तो आप किस तरह अपने बच्चों को, और ये सारी चीज़ें वो हैं मैडम जो हमारे SDGs में हैं। हमारे SDGs में नो पावर्टी एलिविएशन की बात है, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात है। क्या ये सब चीज़ें रख के हम अपने SDGs के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हम अचीव कर सकते। इसके अलावा
अच्छा, हुकूमत चाहे वफाक हो या सूबाई, वो हमारे अवाम की सेहत की सहूलत फराहम करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। आपने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। ये SIUT, आपका ये इंडस, ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो हमारी सूबाई हुकूमत और हमारी वफाक की हुकूमत की सहूलतें नाकाफ़ी होने की वजह से ये बहुत बड़े चंक को आवाम को ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अच्छा, इंडस हॉस्पिटल का तो मुझे अभी पता चला था कि उन्होंने तो वैसे ही पेशेंट्स रेफ़र करने शुरू कर दिए थे और वो पेशेंट्स ले ही नहीं रहे थे। अब जो ये टैक्स लग गया है तो इसके बाद मुझे नहीं पता कि उनकी क्या हालत है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24 के मुताबिक पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 193 ममालिक में से हम 164 नंबर पर हैं और हम अपनी इम्प्रूवमेंट में कुछ, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे कि हम कुछ बेहतरी कर लें। सेहत के हवाले से हमें जो बजट में नज़र आया था वो कायदे आज़म हेल्थ टावर बनाया जा रहा है पिम्स में, और कहा यह जा रहा था कि पिम्स जो है ओवरबर्डन हो गया है। तो अगर ओवरबर्डन हो गया है तो कोई नया हॉस्पिटल या कोई नया यूनिट क्यों नहीं बनाया जाता? मतलब तो उसी चीज़ को क्यों आप ओवरबर्डन और कर रहे होते हैं वहीं पे चीज़ें बना के। और मैडम, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि क्यों नहीं हम फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स देते हैं, हॉस्पिटल्स देते हैं, PSDP में क्यों नहीं हम हॉस्पिटल्स रखते? क्या हमारे पास कोई पॉलिसी का फुकदान है? क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आड़े आती है जो हमारे PSDP में हमें हॉस्पिटल्स रखने से मना कर रही होती है? कराची की आबादी इस वक्त 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा है और हमारे पास जो टर्शरी केयर यूनिट्स हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ 3 हैं जो हमारी आबादी। वाइंड अप कर लिए जी, बस मेरा बहुत थोड़ा सा है कि, और मैं सिर्फ सेहत के हवाले से ही बात कर रही हूँ, मैंने तो और किसी चीज़ पे बात ही नहीं की है। इसमें बस मुझे ये है कि आज जो आप इतना बड़ा बजट दे रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि इसमें कराची के टैक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है। कराची तकरीबन 68% पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है और यहाँ के जो आपके जो पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कराची की वजह से कराची के मरहूने मिन्नत हैं। इस वक्त कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में एक टर्शरी केयर की ज़रूरत है और इनमें अगर हमारे जो सबर्ब्स में हॉस्पिटल हैं इन्हीं को हम अपग्रेड कर दें, वहाँ ना दवाएं हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना कोई और दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, तो उन्हीं को हम इस काबिल बना दें कि वो हमारे लोगों को सर्विस दे सकें। बस मैडम, सिर्फ एक ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा हेल्थ बर्डन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे डायबिटीज़, कार्डिक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव, तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। इसमें ये कि एक आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आतिशज़दगी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो हमारे पास कोई ऐसा बर्न हॉस्पिटल नहीं है। हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ एक बर्न यूनिट है, तो वो बर्न यूनिट भी हमारी जो नीड्स हैं उसको पूरा नहीं कर सकता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हैदराबाद में इस तरह के दूसरे छोटे हमारे जो सिंध के शहर हैं उनमें आप एक बर्न के यूनिट्स बना दीजिए, क्योंकि जब अभी जो पीटाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था उसमें तकरीबन 80-90% बर्न के पेशेंट्स को 2-3 घंटे के मसाफत पे लेकर आया गया और जिस तकलीफ से वो गुजरे हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू मैडम, बस सिर्फ एक और बात मैं कहूँगी कि जो हमारी बजट एलोकेशन जिन चीज़ों में नहीं हुई है उनमें पावर्टी एलिविएशन है। हम ये पावर्टी एलिविएशन का भी मैं आपसे बार बार जिक्र करती हूँ कि ये हमारा SDG का गोल है। अच्छा, BISP को कहा जाता है कि वो भी इसको पावर्टी एलिविएशन में लिया जाता है, लेकिन देखिए इतने सालों से BISP चल रहा है, क्या उसने कोई रोल प्ले किया है पावर्टी एलिविएशन में? नहीं किया है, तो उसको क्यों नहीं पावर जनरेशन प्रोग्राम बनाया जाता है? कल हमारी मोअज़्ज़ज़ मेंबर थोड़ी सी नाराज़ हो रही थी कि इसको भिखारी, लेकिन भिखारी नहीं है। हम जिस तरह ख़वातीन को लाइनों में लगे धूप में खड़े देखते हैं तो वो हमें उन पर बहुत तरस आता है। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि काइंडली इसको आप देखिए। और बस थैंक यू। मैं सिर्फ एक कराची के हवाले से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कराची को, बस सिर्फ कराची को प्लीज़, इस वक्त बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। वो सबकी मदद करता है पूरे पाकिस्तान की, तो आप प्लीज़ कराची को उसका हक़ दे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोहतरमा नुज़हा सादिक साहिबा, आपकी बारी अभी कैसे आएगी? अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, PTI वालों को मैं टाइम सुन्नी तहत काउंसिल को मैं टाइम दे रही हूँ, अदरवाइज़ एक टाइम फिक्स हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम अकोमोडेट कर रहे हैं प्लीज़, तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहिबा, आपने मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। जब हमारी हुकूमत बनी तो हमारी पहली जो तरजीह थी वो मुआशी चैलेंज को हम किस तरह एड्रेस करेंगे और IMF के साथ किस तरह बेहतर फ़ैसले करेंगे उसके ऊपर थी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जब बजट का पस मंज़र पेश किया था, एंड आई वांट टू कोट हियर, कि उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 1990 में उनकी हुकूमत जब थी तो जिन मुआशी इस्लाहात की बुनियाद उन्होंने रखी थी उसको आगे बढ़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडे पे उसके ज़रिए मौजूदा मुआशी मसाइल पर काबू पाकर तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमने देखा कि नेक नियति और उनकी दिन रात की मेहनत और काविशों से इन चंद ही महीनों में, और ख़ाली ये हम नहीं कह रहे बल्कि बाहर के तज्ज़िया निगार कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि बेहतरी आई है। एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आई है। पिछले महीने IT की जो सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट्स में बहुत इजाफा हुआ है, रुपए में ठहराव आया है। हमने देखा कि इसमें महंगाई भी उससे कम हुई है और गुर्बत में भी कमी वाक़या हुई है। पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि इम्प्रूविंग पाकिस्तान इकोनॉमी रिक्वायर्स अ मल्टी फैसेटेड अप्रोच encompassing fiscal management, investment promotion, export diversification, human capital development, infrastructure investment, agriculture reforms, financial sector reforms and institutional reforms, और इसके ऊपर प्रायोरिटी पे काम हो रहा है। चेयरपर्सन साहिबा, मेरी नज़र से एक आर्टिकल गुजरा है, पाकिस्तान फ्यूचर इन 2050। ये PwC रिपोर्ट है, द प्राइस वाटर हाउस कूपर रिपोर्ट कहते हैं, द वर्ल्ड इन 2050 दैट केम आउट सम टाइम बैक। इसमें कहा है उन्होंने कि फोरकास्ट किया कि पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ GDP, और ये उन्होंने कहा है कि बाय 2050 इट विल बी अहेड ऑफ इटली एंड कनाडा। मैं समझती हूँ पाकिस्तान सही कोर्स पर है और इंशाअल्लाह ताला यही हमने मेहनत इसी तरह की तो मुमकिन है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो शो कर रही है साइंस ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी और सपोर्टेड बाय हायर क्रॉप आउटपुट एंड इम्प्रूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। ये सब अचीव करने के लिए जनाब चेयरपर्सन साहिबा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सबको मिल बैठ कर ही फैसले करने होंगे और इसका हल निकालना होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हालिया UAE, कतर, चाइना, कुवैत इनका दौरा किया, सऊदी अरेबिया का, और बहुत कामयाब दौरे किए। UAE की हुकूमत ने पाकिस्तान को $10 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। ये सरमाया जो है वो लगाया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत पे, और इसी तरह सऊदी हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट वो भी करने के लिए तैयार है और अब इन मुल्कों के साथ मुआशी शराकतदारी पर काम हो रहा है। PM साहब का हालिया 5 रोज़ा चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। CPEC फ़ेज़ 2 जो है उसके ऊपर काम होगा और इस तरह सनती शोबों और बरामदाद में इजाफे का नया बाब जो है वो खुलेगा। ये तमाम इक़दाम जो हुकूमत ले रही है बेहतरी की तरफ जाने के लिए है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा जो काम कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब का विज़न और CM साहिबा का मिशन अपनी मिसाल आप है। 2 महीनों में 33 मंसूबे, और अब जब मैं ये बात कर रही हूँ आई एम श्योर इससे बहुत ज़्यादा मंसूबे जो हैं वो सामने आएंगे। बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी दहलीज़ तक का प्रोग्राम, पंजाब दस्तक प्रोग्राम जो है इसका आगाज़ हो चुका हुआ है। सेहत के हवाले से मरीज़ों को एमरजेंसी की सूरत में फ़ौरी बरवक्त इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस पहली दफ़ा उसको शुरू किया गया है। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, इसका इनिशिएटिव जो है वो ले लिया गया है। मुफ्त अद्वियात आपकी दहलीज तक पहुंचाई जाएंगी, इस पर भी काम हो रहा है। इस पर सालाना 2 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात जो हैं वो फराहम की जाएंगी और सालाना 2 लाख से ज़ायद मरीज़ जो हैं इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। पंजाब भर में 32 फील्ड हॉस्पिटल्स पर काम शुरू हो चुका हुआ है। सरगोदा में पहला कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है उसकी तामीर शुरू की गई है। एग्जिस्टिंग जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनको तमाम को रीवैम्प किया जाएगा। और तालीम के हवाले से यहाँ मैं बात करूँ तो स्पेशल बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ऑटिज़म स्कूल, फर्स्ट एवर ऑटिज़म स्कूल जो है उसको शुरू किया जा रहा है। एम्पावरिंग स्पेशल चिल्ड्रन विद हेयरिंग एड्स, उनके लिए न्यू स्कूल बसेस और डोर टू डोर उनके लिए मॉनिटरिंग जो है उस पर भी काम हो रहा है।
और इन बच्चों के लिए पहली दफ़ा कस्टमाइज्ड करिकुलम जो कि उनकी नीड्स के मुताबिक होगा, उस पर भी काम हो रहा है। यूथ जो हमारा फ्यूचर है, हम सब बात करते हैं, इतना यूथ का बल्ज है माशाल्लाह, 60% ऑफ द पॉपुलेशन, इनको स्किल्स और तालीम देना हमारा फ़र्ज़ है और हमें अपने इस बात का एहसास है। इंशाल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर किया जाएगा और उनको वो तमाम तर सहूलियात जो हैं वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट देगी। सिलसिले में इसी में नौजवानों के लिए 10 अरब के लैपटॉप जो हैं वो दिए जाएंगे। 2.5 अरब के अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है, स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। नौजवानों के लिए ई बाइक्स का जो है सिलसिला वो किया गया है। 75 अरब जो कि किसान लोन रखे गए हैं, इनमें नौजवानों का हिस्सा रखा गया है। 8 अरब की रकम से एक्वा कल्चर जो है उसमें फ़िश फार्मिंग वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। हुनरमंद पंजाब बनाने का मिशन, जिसमें 4000 नौजवानों को हाई डिमांड IT कोर्सेज जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पंजाब के 8 डिविजन्स में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है उनका आगाज़ किया जा रहा है। यूथ को मार्केट बेस्ड स्किल्स जो हैं वो से इक्विप किया जाएगा और यही वो वाहिद रास्ता है जो गुर्बत से और बेरोज़गारी दूर करने में वो हमारी मदद करेगा। विमेन एम्पावरमेंट, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये CM साहिबा के दिल के बहुत करीब है। CM साहिबा की नज़र भी इस पे है और उन्होंने कहा है, और मैं समझती हूँ कि शी हैज़ अनवेल्ड अ ट्रांसफॉर्मेटिव विजन एम्ड एट अपलिफ्टिंग वुमेन अक्रॉस पंजाब। पाकिस्तान फर्स्ट एवर वर्चुअल पुलिस स्टेशन, उसको भी स्टार्ट किया गया है। ये ख़वातीन को हरासमेंट से बचाने के हवाले से है। 100 पैनिक बटन्स पूरे लाहौर में इंस्टॉल किए गए हैं। ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर गया है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विल नॉट बी टॉलरेटेड। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट्स में वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ना सिर्फ ख़वातीन को ये इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बल्कि दे विल सर्व एज वाइटल हब्स फॉर एडवोकेसी, काउंसलिंग एंड लीगल एड सर्विसेज। और यहाँ मैं वैक का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब CM थे, उन्होंने वो खोला था सेंटर, मैंने विज़िट किया था और वो स्टेट ऑफ द आर्ट अंडर वन रूफ उनको तमाम तर जो डिस्ट्रेस ख़वातीन हैं उनको प्रोवाइड किया जाती हैं सर्विसेज। और इस मॉडल को ये भी मैं बताती चलूँ कि बाहर के मुल्कों ने भी रेप्लिकेट किया है। ख़वातीन जो काम करती हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और 1 अरब की लागत से डे केयर सेंटर्स जो हैं वो शुरू बनाए जाएंगे। ख़वातीन को बिज़नेस करने के लिए कंड्यूसिव माहौल देना है और हमारी ख़वातीन बहुत रिजिलियंट हैं। ख़वातीन जो है अपनी पूरी लगन और मेहनत से वो आगे बढ़ रही हैं और इंशाअल्लाह मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। या मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से कहना चाहूँगी कि उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। ख़वातीन को स्किल्स और ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्री और इसको प्रमोट करें। ज़राअत के हवाले से 1-2 मिनट्स की बात है। ज़राअत के हवाले से 4 जून से वज़ीर आला ने किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है और 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगे। किसान कार्ड से किसान बीज और खाद और दीगर अशिया ख़रीद सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अमल की निगरानी जो है वो उनका ऑनलाइन डैशबोर्ड सेटअप कर दिया गया है जो कि CM साहिबा उसको ख़ुद मॉनिटर करेंगी। आज ही किसान जो हैं वो 8070 पर रजिस्ट्रेशन कराएं। ये भी आपसे शेयर करूं, गुड न्यूज़ की ट्रैक्टर्स की सेल में 50% इंक्रीज़ हुई है। एनवायरनमेंट को, माहौल को साफ़ करना हमारा सबका फ़र्ज़ है। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के ऊपर तो पहले ही बैन लगा हुआ था, मगर अब इसको सख्ती से इन्फोर्स किया जाएगा। माहौल को आलूदा करने वाली फैक्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उनको भी सख्ती से उन पर क्रैकडाउन होगा। सिर्फ 3 माह में की हुकूमत जो है वो फेडरल पे और जो पंजाब की हुकूमत है, ये तमाम काविशें इस बात की निशानदेही करती हैं कि मुश्किलात चाहे जितनी भी हों, जितने भी चैलेंजेस हों, अगर आपकी नीयत अच्छी है और अगर आप में कर दिखाने की लगन और जुस्तजू है तो इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान डेवलप नेशन की सफ़ में ना खड़ा हो। इंशाअल्लाह ये ख्वाब पूरा होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। मुझे ये कहना है कि जैसे कि आप लोग का टाइम ख़त्म हो गया था, तो अगर आप लोग हमारे साथ एक बात कर लेते हैं कि हम थोड़ा टाइम ज़्यादा ट्रेजरी बेंचेस को दे दें और फिर उसके बाद आप लोग को भी दें। जैसे आप लोग का जो टाइम हुआ था एलोकेट, एक मिनट मुझे बात तो करने दें। निसार साहब बात करने दें। आप लोग के लिए और तमाम पार्टीज़ के लिए एक टाइम एलोकेट किया गया था
वो उससे ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर चुके हैं और अभी मैं और भी आपको टाइम दूंगी, लेकिन कुछ टाइम हमें इधर ज़्यादा देना पड़ेगा। इनका टाइम यूटिलाइज़ नहीं हुआ है और आज का ही दिन है। तो एक तो मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा हम इधर जो स्पीकर्स हैं उनको ज़्यादा बुलवाएं और फिर उसके बाद इधर भी रखें। तो अभी मैं बराबर नहीं दे सकती ना, आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर चुके हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको टाइम दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद से मैं इधर ज़्यादा टाइम दूंगी। शहज़ादा गस्ता साहब। और टाइम का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, मुझे कहना ना पड़े, सख्ती ना करनी पड़े। नहीं, माइक ऑन कराइए इनका। गुस्ता साहब है, अच्छा मैं गस्ता साहब, अच्छा ठीक है, सॉरी। नहीं मैं दूंगी ज़रूर, लेकिन वो तो बोला ही नहीं। थैंक यू मैडम स्पीकर। थैंक यू फॉर द टाइम। मैडम स्पीकर, दिस इज़ द फर्स्ट बजट जिसमें मैं हिस्सा ले रहा हूँ बजट डिबेट में। आई हैव बीन इन द प्रोविंशियल असेंबलीज, लेकिन मैं कौमी असेंबली में मेरी पहली बार है। बड़े लाइवली डिबेट हुआ, मेंबर्स ने बड़ा अच्छा हिस्सा लिया एंड वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। बीच में कुछ अनप्लेजेंटनेस भी हो जाती है, जब एक हाउस में लोग होते हैं तो कुछ न कुछ हो ही जाता है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा डिबेट था। और जो हमने अक्स किया हाउस में, जो मेंबरान ने स्पीचेस की, तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी स्पीचेस के हवाले से हम देखें तो मैं समझता हूँ कि बजट को ज़्यादातर मेंबरान ने क्रिटिसाइज़ ही किया, उसे कोई अच्छा नहीं कहा। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स, उन्होंने कुछ इसमें अप्रिशिएट किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स डिड नॉट एग्री विद द बजट। तो मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा कि अब हमें इसका पता नहीं चलता कि जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया बजट को, जिन्होंने उसे अप टू द मार्क नहीं समझा, तो कल उसके लिए ये वोट भी करेंगे। लेकिन ये अजीब जैसी बात होगी, क्योंकि मेंबर असेंबली का वो लोग उसे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, उसे वोट देते हैं, उसे मैंडेट देते हैं कि वो अपनी राय का वहाँ उनके हक़ में इज़हार करे। लेकिन यहाँ मैं ये समझता हूँ इज़हार तो उन्होंने इसके बरक्स किया, लेकिन अब वोट किसको देंगे इसका अब वी विल डिटरमिन व्हेन द टाइम कम्स। दूसरी बात ये मैडम स्पीकर, बजट तो हर साल रखा जाता है। बजट हर साल हम बजट स्पीचेस भी सुनते हैं, बजट पेश भी किया जाता है, लेकिन असल बात यह है कि वो बजट जिस चीज़ के लिए मुख्तस होता है, क्या डू वी मीट ऑल दैट फॉर विच वी हम मुख्तस करते हैं बजट को। मैं समझता हूँ कि उस पर भी एक एनालिसिस होना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि जो लोगों के लिए बुरा या अच्छा बजट रकूमात हम मुख्तस करते हैं और जिन सेक्टर्स को जाते हैं, क्या वो लोगों को वो रिलीफ देते हैं, उससे कोई लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ और हमारी ऑफिसर्स हु डील विद ऑल दिस, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसकी, तो मैं समझता हूँ कि उन दफातर से किसी को रिलीफ नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द बजट जो रकूमात मुख्तस होती हैं, वो बजाय इसके कि वो लोगों की फलाह के लिए खर्च हों, वो लोगों के लिए एक अजाब जैसा बन जाती है। पहले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते, उन्हें अधूरा छोड़ के
नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए नए प्रोग्राम्स आते हैं, और पुरानी हुकूमत जो हैं वो ज़ाया होती है। तो इसमें मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि वी मस्ट सी बियॉन्ड ऑल दिस, कि मुल्क को अच्छी गवर्नेंस ना हो, मुल्क में अच्छा माहौल पैदा ना किया गया हो, मुल्क में मेजॉरिटी जिसे लोग चाहते हैं वो जेल में पड़ा हो, और उनके साथ कोई नेगोशिएशन ना हो रही हो, मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश ना की जा रही हो, तो कोई जैसा भी बजट हो वो कारामद साबित नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क में यूनिटी नहीं होती, स्ट्राइक होती है और लोगों को परेशानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि वी मस्ट लुक बियॉन्ड दैट, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, कि एक मेजॉरिटी पार्टी का लीडर जो है उसे पाबंद सलासल किए हुए, अगर हम माने या ना माने, एवरी वन ऑफ अस नोस कि इमरान खान को लोग पसंद करते हैं एंड द मेजॉरिटी इज़ विद हिम, और वो जो लोग वोट करते हैं दे वोटेड फॉर हिम, लेकिन वी सी कि उधर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और दूसरा, मैडम स्पीकर, सब ने अपने हलकों की भी बात की, वी आर फ्रॉम द माउंटेनियस एरिया ऑफ KPK, हम लोग बड़े दूर दराज एरिया से, जहाँ पे अभी तक पूरी तरह की एक्सेस भी नहीं है। आप तोरगर को देख लें, आप तनावल को जो एक रियासत थी और जिसके साथ ये था कि उस रियासत ने ज़िला बनना था, उस रियासत को अभी तक किसी खाते में गिना ही नहीं गया, एंड द पीपल आर, वो उसी तरह बैकवर्ड हैं, उनका इलाका डेवलप नहीं है, नो बॉडी इज़ लुकिंग आफ्टर इट। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम तो फोकस करते हैं, हम जब कराची वालों की, लाहौर वालों की, इस्लामाबाद वालों की बातें सुनते हैं तो वो भी यही चीखते हैं कि हम बैकवर्ड रह गए, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारे इलाकों की तरफ नज़र दौड़ाएं, हमारे इलाकों को अगर देखें, दे आर द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज इन दिस एरिया। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब हुकूमतें पॉलिसी, थैंक यू, एक मिनट, जब हुकूमतें पॉलिसीज़ बनाती हैं और वो एक सब्ज बाग दिखाती हैं कि वी विल ब्रिंग ऑल दोज एरियाज़ जो बैकवर्ड हैं एट पार विद द डेवलप्ड एरियाज़, लेकिन आज तक उस तरफ किसी ने नज़र नहीं की। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि उन एरियाज़ को एट पार लाएं, वो भी आबादी का बड़ा हिस्सा है, रूरल एरियाज़ है, बैकवर्ड एरियाज़ है। जब तक वो तरक्की नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। थैंक यू जनाब नबील कबूल साहब। काफ़ी लोग रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम चेयरपर्सन साहिबा, असल में मुझे मोशन पकड़ने में टाइम लगता है। आपको पता है कि आस्ते आस्ते टेम्पो बनता है और टेम्पो बनते बनते आप फिर बोल देती है बैठ जाए और शुक्रिया हो जाता है। लेकिन आप चूंकि हमारे शहर की हैं, आप भी डिप्टी स्पीकर रही हैं, मैं भी डिप्टी स्पीकर रहा हूं, तो ताल्लुकात के वास्ते ये कि जो टेम्पो जब बन जाए तो उस वक्त नहीं कहे शुक्रिया, वो टेम्पो टूट जाता है। 5 दिन से मैं तकरीरें सुन रहा हूं। 2002 से मैं इस असेंबली में हूं, सिर्फ 2018 के असेंबली में नहीं था। इस बजट में मैं इस बात को बड़ी हैरानगी से देख रहा हूं कि कभी आप जाएं प्री नर्सरी में, बच्चे जो होते हैं, पीछे हमारी बैठी है शाजिया, उनको पता होगा कि प्री नर्सरी में उनके भी बच्चे, आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे जब जाते हैं तो वो किस तरह रोते हैं। फिर जो टीचर्स होते हैं उनको किस तरह मनाते हैं, किस तरह उनको कैंडीज देते हैं, उनको चुप कराते हैं। अब उनको पढ़ना तो बच्चों को तो आता नहीं है,
तो वो बेचारी बच्चे बेबीज जो होते हैं वो शोर मचाते हैं, रोते हैं ताकि घर जल्दी जाए। यहां पे भी पिछले 5 दिन से हमारे मौजूद रुकन को, बेबीज तो मैं नहीं बोलूंगा, बच्चे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे ही रो रहे जैसे टॉडलर्स रोते हैं प्री नर्सरी के। इनकी बातें सुनने के बाद, और जाहिर है आजकल ये जो हमारे पीटीवी लाइव दिखाती है, पूरी दुनिया देख रही होती है, तो सब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पाकिस्तान में ऐसा, पाकिस्तान इतना पीछे क्यों गया। वो न्यूक्लियर पावर, वो मुल्क जो कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसको न्यूक्लियर पावर बनाया, वो मुल्क आज बिजली के लिए रो रहा है, वो मुल्क आज गैस के लिए रो रहा है, वो मुल्क जो है आईएमएफ के कहने पे चल रही है, ये मुल्क जो है कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रही है। मुझे कहा गया बजट पर बात करो। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ये बजट के फिगर्स, ये बजट का किताब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मिनिस्टर फाइनेंस के बजट का ये किताब मैंने नहीं पढ़ा। मैंने उनकी तकरीर सुनी शोर शराबे में, मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन इस बजट के अंदर मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। मैं सबसे ज्यादा खुश इस हाउस में कब था? 2002 में, जब मैं पूरे का पूरा ऑपोजिशन में था। इस वक्त हम आधा तीतर आधा बटेर हैं। हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या हैं, हमें खुद नहीं पता है कि हमें करना क्या है, हमें बोलना क्या है। हमारे मेंबर सब ने जो है इस बजट की हिमायत नहीं की है, इस बजट की किसी ने तारीफ नहीं की है, लेकिन पास करना पड़ेगा। खाना जबरदस्त खिलाया जा रहा है, खाना जबरदस्त हमें खिलाया जा रहा है। अब नमक हरामी तो नहीं कर सकते, नमक हरामी नहीं करेंगे। टाइम खत्म हो रहा है। टाइम खत्म हो गया? नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी। अच्छा, ये ना आप टेम्पो तोड़ देती हैं, तो मुझे टेम्पो में आने में बड़ा, आपको पता है मोशन में आने में टाइम लिमिटेड है ना। अभी उम्र भी ज्यादा हो गया, नजर भी सही नहीं आता है, अब चश्मा लगा के देखना पड़ता है। आज ये खबर आई कि जी एफबीआर ने नॉन फाइलर के सबके सिमें बंद कर दी। तो मेरे पास काफी सिमें हैं, शौक रखता हूं, मैंने एक एक सिम डाल के चेक किया, कहीं मेरे तो सिम बंद नहीं हुआ है। अल्लाह का शुक्र है मैं नॉन फाइलर नहीं हूं, तो मेरा सिम बंद नहीं हुआ है। लेकिन क्या नॉन फाइलर जो है, ये सबसे बड़े जो चोर हैं हमारे दरमियान, जिनको आप कहते हो कि ये टैक्स नहीं भरते हैं। आपको पता है ये जो टैक्स है, मैं तो हैरान हो गया मुझे जब ये टैक्स का एदाद और शुमारे मुझे मिले हैं, अल्लाह करे कि फोन जल्दी खुले, तो ये अब इसमें टैक्स कितना है एक आम आदमी के ऊपर। एक आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर भी टैक्स है। हम कोक पीने जाते हैं, हम 7-अप पीने जाते हैं, तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स हमें देना होता है। एक आम आदमी जो होता है, एक गरीब को टैक्स हमें देना पड़ता है। जो चीजें अपनी बेच रहा है उसको टैक्स नहीं देना है, जो चीजें अपना फरोख्त कर रहा है वो नहीं दे, जो खरीद रहा है उसको टैक्स देना पड़ रहा है। और कितने टैक्स आप देखें कि सबसे, यानी मैं ये इनकम टैक्स, उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स, फिर कैपिटल वैल्यू टैक्स, फिर वैल्यू एडेड टैक्स, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर सर्विसेज टैक्स, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, पेट्रोल लेवी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, टीडीएस, डिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंडिकेटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी,
आबियाना ऑन वाटर और एग्रीकल्चर लैंड, उशर ज़कात, मनी पैसे जो बैंक में है, ढाल टैक्स, लोकल सेस, पीटीवी लाइसेंस, पार्किंग फीस, सांस लेने का भी जो है अब लेना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। भाई सांस हम जो ले रहे हैं उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं इस जिंदगी से अच्छा आदमी मर क्यों नहीं जाता है? सुकून सिर्फ वाकई कब्र में। अभी पिछले दिनों मेरे भाई का बाईपास ऑपरेशन हुआ, उसने कहा जाओ भाई तुम भी अपना टेस्ट कराओ, तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया, तुम इतना स्ट्रेस में होते हो। मैंने कहा भाई मैं तो दुआ कर रहा हूं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि मैं डायरेक्ट अल्लाह के पास जाऊं, क्योंकि ये टेंशन है, ये सब चीजें हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करते तो गरीब आदमी कैसे करेगा, एक आम आदमी कैसे करेगा? हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज मुझे खुशी है कि महमूद खान अचकजई साहब आए हैं। हम समझ रहे शायद कोई खुशखबरी लेकर आए हैं। कहा जाता है कि भाई इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी आप सब समझते हो। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। आपने इस मुल्क के अंदर वो हालात पैदा कर दिए कि हम सब सोच रहे हैं कि हम असली है या हम नकली हैं, हम लेजिटिमेट है या इलिजिबेट है। इलिजिबेट बोलते हैं क्या? वो इनकी इंग्लिश शाजिया की जाची है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये कहते हैं फॉर्म 45 वाले हम असली है, तुम लोग फॉर्म 47 वाले नकली हो। हम असली है, तुम लोग नकली हो। वो अल्फाज जो मैं कहना चाह रहा था मैं नहीं कह सकता, वरना मैं भी सस्पेंड हो जाऊंगा 15 दिन के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, मुल्क को जिस हालात में पहुंचाया गया, इस वक्त जो हम सब रो रहे हैं, बच्चों की तरह सब रो रहे हैं, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई ये इतना बजट का जो आपने बजट पेश किया, ये बजट का जो डेप्ट है वो नीचे कैसे लेकर आएंगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, और मजे की बात देख लें, मुस्लिम लीग नून के 4 लेडीज बैठी हैं, सिर्फ 2 जेंट्स बैठे, 2 4 5 आपस में गपशप कर रहे हैं, और सब अपने घर का प्रॉब्लम बता रहे एक दूसरे को, और उनको ये पता भी नहीं है कि मैं इनको कंडेम कर रहा हूं। इनको परवाह ही नहीं है। वो देखे कितने मजे से गपशप कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हाल है। हाँ, जल्दी करें। नहीं, मैं जल्दी करूंगा, बिल्कुल जल्दी करूंगा। मैंने कहा ना आप टेम्पो तोड़ देती हैं। करती इनकी। तो मुझे कहा गया जरा आराम से, धीरे धीरे चलना, हल्का हाथ रखना। मेरा स्टाइल जो है ना, पब्लिक वाला, स्पीच वाला स्टाइल है। मुझे ये एदाद शुमार है, मुझे मेरे बेटे ने बना के दिया। बोला बाबा ये बजट है, इसमें से ये चीजें निकालना, ये तुम्हें। ये इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट वाज 62% इन 2014 एंड 15, और अभी है 122%। टैक्स रेवेन्यू हैव डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 6 years। टैक्स ऑन सैलरी क्लास, अब मैं सिर्फ इस पर बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। टैक्स ऑन सैलरी क्लास, अभी मुझे बताओ आप, अब मैं ये किससे बात कर रहा हूं? मैं तो हवा में बात कर रहा हूं। मैं बार बार इनको गैरत दिला रहा हूं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। ओ भाई तारिक फजल चौधरी साहब, आप ही जरा इस जो देखो, कोई परवाह नहीं। अब इनके ऊपर जरा मैडम स्पीकर साहब तवज्जो जरा इधर कर लें। आप लोग भी। आपको मेरा भी वक्त याद होगा जब मैं डिप्टी स्पीकर था। पहले अब मैं दो फारूक सत्तार साहब यहाँ मुझे अभी नजर आए, पहले नहीं थे। हाउस नहीं, देखिए हाउस ऑर्डर कैसे होगा? टाइम देना। चेयरपर्सन साहिबा, 2 मिनट आपने मेरा ले लिया। हाउस एंड ऑर्डर कौन करता है? स्पीकर। आप इधर एज अ चेयरपर्सन नहीं बैठी हैं, आप एज अ स्पीकर बैठी हैं। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे कि हम रो रहे हैं के इलेक्ट्रिक बिजली के ऊपर। बिजली के इलेक्ट्रिक जो है वो एक ऐसा माफिया है, और इंटरनेशनल माफिया है, जिसकी डोरें दुबई से चल रही हैं, जिन्होंने लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। मेरे हल्का लियारी के अंदर कल 2000 नौजवान निकले हैं, सबके हाथ में डंडे, और उन्होंने कहा जो सामने आएगा मार देंगे।
आप कराची के हालात, आप लियारी के हालात वही कर रहे हो जो आजाद कश्मीर में हुआ था। आजाद कश्मीर में लोगों ने डंडे जब निकाले तो उनका बिजली का बिल माफ हो गया। आप हमें मजबूर कर रहे हो, ये बात मैंने पहले भी कहा। अब हम भी कहते हैं किस चीज का बिल आपको दें। आप 5-5 लाख रुपए गरीब मजदूर पे बिल लगाते हो, आप लोग को शर्म नहीं है। आप लोग जो है 30,000 रुपया एक एक कुंडे का लेते हो कि इलेक्ट्रिक वाले खुद चोरी करते हैं, खुद आपको कुंडा लगा के देते हैं। 30,000 रुपये एक कुंडे का। आप सोचे कितने पीएमटीज हैं, कितने फीडर हैं। मेरे हल्का लियारी में 46 फीडर्स है। 46 फीडर्स के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया कुंडे के जरिए जो है ये जाता है पूरा, नीचे से लेकर ऊपर तक। जितने भी इनके डायरेक्टर्स हैं, इनके जीएम हैं, इन सबको पैसे जाते हैं। और अजाब क्या है पब्लिक के ऊपर। मैं कहता हूं अच्छा लोग निकले, लोग एहतजाज करें। अगर हमें इतनी ताकत नहीं है इस हाउस को, इस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को, कि हम इसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते हैं। वाइंड अप कर ले, वाइंड अप कर ले। मैं सिर्फ ये डिमांड करूंगा, अब ना लोड शेडिंग कम करने की बात मैं करूंगा, ना मैं कहूंगा ओवर बिलिंग की। मैं ये बात करूंगा कि आप फेडरल गवर्नमेंट, और मैं अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को कहें कि के इलेक्ट्रिक का अग्रीमेंट खत्म करें। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है, आप इसको, बल्कि पहले ये के था, उस वक्त बेहतर था। आप पीआईए को भी के इलेक्ट्रिक करने जा रहे हैं। आप जो जो प्राइवेटाइज करेंगे उसका यही हाल होगा। थैंक यू, थैंक यू। अकबर अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी आखिरी मिनट आप ले लें। वाइंड अप भी कर रहा हूं। मैं समझता हूं आपकी मजबूरी, समझता हूं मैं, मुझे एहसास है। थैंक यू। मैं वाइंड अप करते हुए, मैं शेर शायरी तो मुझे आता नहीं है, मैं वाइंड अप करते हुए सिर्फ इतना बोल रहा हूं, एक दिन के लिए इस कौमी असेंबली के एयर कंडीशनर कल बंद कर दे। एक दिन के लिए बंद कर दे। जो लोग गर्मी में रह रहे हैं, जो लोग 20-20 घंटे लोड शेडिंग के गर्मी में रह रहे हैं, हमें एहसास होना चाहिए कि वो गर्मी हम भी बर्दाश्त करें। एक दिन पूरा कौमी असेंबली का सेशन बगैर एयर कंडीशन का करें, तब जाके हम अपने अवाम को मुंह दिखा सकेंगे। अदरवाइज हम कोई चेहरा लेकर अपने अवाम में नहीं जा सकते इस हालत के अंदर।